कि जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है और आपके लिए मेहनत करते हैं। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक मौजूद मिलेंगे एमपी ट्रेडर्स पे। ये गोल मार्केट पे जो हमारी एमपी ट्रेडर्स खालिद भाई की शॉप है, यहाँ पे हमारे असद भाई बैठेंगे। और अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल पे। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप तमाम व्यूवर्स जानते हैं कि हम जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल लेके चल रहे हैं और आज एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने सेलेक्ट किया वीडियो के लिए। और आज हम एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे जिन लोगों को नहीं पता कि डॉग्स की किस तरीके से वैक्सीनेशन की जाती है। जी हाँ, आज हम डॉग्स से मुतालिक शो करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि डॉग्स की वैक्सीनेशन किस तरीके से की जाती है, तरीक़ेकार क्या होता है और डॉग्स की वैक्सीनेशन क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ पे चंद सवालों के जवाबात हासिल करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें और आप तमाम व्यूवर्स तक शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आज जो है हम इस वीडियो में असद बरोई साहब की खिदमत हासिल करेंगे। तो सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं असद भाई? जी जी, अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आज हमने आपको बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि वैक्सीनेशन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, व्यूवर्स को बताएंगे वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से की जाती है और अगर वैक्सीनेशन करते हैं डॉग को तो उससे डॉग का क्या फ़ायदा होता है और पब्लिक का क्या फ़ायदा होता है। ये तमाम सवालों को आज हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, इनको पॉइंट आउट करेंगे। जी बिल्कुल, देखें आज हम वैक्सीनेशन करेंगे, प्रेग्नेंट फीमेल्स को वैक्सीन करेंगे और पपीज़ को वैक्सीन करेंगे और मज़ीद जो भी डिजीज़ हैं डॉग्स में आती हैं या मज़ीद डॉग खाना नहीं खाता, डॉग को एलर्जी हो जाती है, बाल झड़ते हैं वगैरह वगैरह जो भी हैं उसके मुताबिक हम अभी डिस्कस करेंगे। तो असद भाई ये बताइएगा कि आज कौन सी वैक्सीन करेंगे आप? जी देखें, आज मैं जो प्रेग्नेंट बच्चे उसको वैक्सीन करूँगा। ये यूरिकेन की वैक्सीन है। ये बेसिकली जो है बड़े डॉग्स को की जाती है। तो हम जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, जो ये इसमें लिक्विड होता है, एक पाउडर होता है, मिक्स करके ये एक वैक्सीन बन जाती है। और ये हम वैसे बड़े डॉग्स को करते हैं। अब ये प्रेग्नेंट बच्चे, ये हम पपीज़ को सेव करने के लिए भी ये वैक्सीन करेंगे। अब पपीज़ में जैसे बीमारी आती है, पारो, कैनाइन डिस्टेंबर और हेपेटाइटिस, 2-3 इस तरह की बीमारियां आती हैं। तो ये वैक्सीन उनसे उसको सेव रखेगी। जब वो पपी डिलीवर हो जाएंगे उसके बाद मज़ीद हम उनको फिर उनकी एज के मुताबिक वैक्सीन करेंगे। अच्छा सर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है वो जो प्रेग्नेंट बिच होती है उसको लगाते हैं ताकि जो बेबीज़ हैं वो बीमारी से महफूज हो सकें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रेग्नेंट बिच को लगाई जाती है। अच्छा ये बताइएगा कि ये वैक्सीन का सबसे पहले तो नाम बता दें हमें। ये यूरिकेन वैक्सीन है, यूरिकेन। ओके, तो थोड़ा इसको दिखा देते हैं कैमरे में भी। ये दोनों मिलके मिक्सअप होके फिर लगती है। जी जी, असद भाई सबसे पहले तो ये बता दें कि अभी हम बात करें प्रेग्नेंट फीमेल की, तो जब बच्चे डिलीवर हो जाते हैं उसके बाद उनको यानी कि कब डायरेक्ट वैक्सीन किया जाता है? जी देखें, ये वैक्सीन जो यूरिकेन का है ये 3 मंथ्स के बाद होता है। ये बड़े डोज के लिए होता है। 3 मंथ के बाद पपी को लगता है। जैसे बच्चे डिलीवर हो जाएंगे तो हम उनको बायोकेन पपी का वैक्सीन आता है वो कर सकते हैं और क्या कहते हैं प्राइमोडोग का वैक्सीन कर सकते हैं। ये वैक्सीन हम पपीज़ को कर सकते हैं, वो पपीज़ के लिए होते हैं। अच्छा, अगर पपीज़ डिलीवर होने के 3 महीने के बाद ये वैक्सीन पपीज़ को किया जा सकता है? जी हाँ, ये उससे पहले जो वैक्सीन होते हैं वो डिफरेंट वैक्सीन है बच्चों। जी असद भाई, आपने बताया कि ये वैक्सीन जो है वो पपीज़ को तकरीबन 3 महीने के बाद डायरेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, फिर कब लगानी होगी इसको? जैसे 3 महीने के बाद पपीज़ को लगा दी, अब क्या टाइम ड्यूरेशन होगा लगाने का? जी देखें, ये 3 महीने में जब लगेगा, 3 महीने के बाद हम फिर इसको 6 महीने पे लगाएंगे। 6 महीने के बाद फिर ये साल में रिपीट होता रहेगा। और ये यूरिकेन का वैक्सीन है। इसकी जगह हम हेक्साडोग भी कर सकते हैं और बायोकेन एलआर भी कर सकते हैं। ये तीनों वैक्सीन हम बड़े डॉग्स को कर सकते हैं। कब तक लगानी होगी? जैसे ये आपने 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद लगा दिया, फिर उसको ऐसे ही चलाते रहे, तो कब तक लगानी होगी इसको? उसके बाद ये साल में रिपीट होती रहेगी। जब तक वो डॉग की जब तक लाइफ है वो साल में रिपीट होती रहेगी। हर साल फिर इसको वैक्सीन कराना जरूरी है? जी हाँ, इसमें रेबिस भी होती है। रेबिस की जैसे हम वैक्सीन करवाते हैं डॉग्स को, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। रेबिस वगैरह इस बायोकेन एलआर में, हेक्साडोग में और यूरिकेन में होती हैं। तो असद भाई वैक्सीन करके दिखाएं हमारे व्यूवर्स को कि किस तरीके से किया जाता है वैक्सीन। जी जी बिल्कुल, अभी करते हैं। ये लिक्विड है और ये पाउडर है। ये हम इसमें से निकाल के
उसमें मिक्स करेंगे। और ये हम इसमें मिक्स करेंगे। ये लिक्विड बन गया। अब हम ये इंजेक्ट करेंगे उसको। जी जी, ये वैक्सीन तैयार हो गई है। लिक्विड और पाउडर हमने मिक्स कर दिया है। ये हम इसको इस तरह इंजेक्शन में लेंगे। ये टोटल 1 ml बनेगी और 1 ml ही होती है, चाहे पपी हो चाहे अडल्ट हो। ये पपी की नहीं है वैक्सीन, ये अडल्ट की है, लेकिन 1 ml ही होती है पपी की भी। ये हो गया। 1 ml हो गई ये। जी, अब हम इंजेक्ट करेंगे। जी असद भाई, ये है वो फीमेल जो आपके हाँ, प्रेग्नेंट जी, है और इसको वैक्सीन करेंगे। जी जी बिल्कुल, इसको हम इंजेक्ट करेंगे ये वैक्सीन। इसको जी, ये इसको इंजेक्ट कर दिया हमने वैक्सीन। अब हम नेक्स्ट जो है दूसरी फीमेल को करेंगे। ओके, तो इस तरीके से होती है व्यूवर्स। आपने देखा वैक्सीन करना बहुत ही आसान है। इन्होंने हमें पूरा तरीक़ेकार समझा दिया, प्रोसीजर दिखाया आप तमाम व्यूवर्स को। जी असद साहब, ये जो भी आपने वैक्सीन लगाई है डॉग को, फ़ीमेल को, प्रेग्नेंट फ़ीमेल को, तो ये बताइएगा कि जैसे फ़ीमेल को मैट कराते हैं उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, तो कितने अरसे के बाद ये आप वैक्सीन कर सकते हैं? जी देखें, ये 45 डेज़ पे मैंने वैक्सीन की है। पहले इसका अल्ट्रासाउंड कराया है। जब ये मुझे लगा है कि कंफर्म है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो फिर मैंने इसको 45 डेज़ पे ये वैक्सीन की है। और 45 डेज़ पे की जाती है। 45 डेज़ पे की जाती जी। है। अच्छा, इसके बाद तो नहीं होती है? इसके बाद तो नहीं होती है। इसके बाद 62 डेज़ में डिलीवरी होती है। ओके, फिर डिलीवरी के बाद जो है वो पपीज़ को वैक्सीन जी, होती फिर है? पपीज़ को वैक्सीन होती है। ओके। अच्छा, ये बताएं सर साहब कि वो जो पपी डिलीवर हो जाता है, डिलीवर होने के बाद किस तरीके से वैक्सीन होती है, क्या तरीक़ेकार होता है, कितने टाइम के बाद होती है? जी देखें, जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवर होने के 45 डेज़ पे वैक्सीन होती है। फिर उसके बाद 22 डेज़ फिर वैक्सीन की जाती है। और उसके फिर 21 दिन बाद जो है नेक्स्ट वैक्सीन की जाती है। और फिर 21 दिन बाद उसका बूस्टर लगाया जाता है, जो नेक्स्ट वैक्सीन हम करते हैं। इस तरीके से होती है। जैसे कि वैक्सीन हमने 45 डेज़ पे की, ठीक है। 21 दिन बाद हमने उसी वैक्सीन का बूस्टर लगाया पपी वाली का। फिर 21 दिन बाद उसकी उम्र अगर 3 महीने तक आ जाती है तो हम यूरिकेन, हेक्साडोग या कोई भी बड़े वाली वैक्सीन उसको कर देते हैं। फिर उसका बूस्टर लगाते हैं। उसके बाद फिर 6 महीने पे होती है। तो अभी जो आपने लगाई है इस फीमेल को, इसको तो बूस्टर वगैरह की कोई नहीं, फीमेल को कोई बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। यानी पपीज़ को जब लगाते हैं तो वैक्सीन होती है, उसके बाद बूस्टर जी लगाते जी बिल्कुल। हैं? ओके, तो अभी जो आप फीमेल को वैक्सीन कर रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर पपीज़ को करेंगे तो थोड़ा इसको और डिटेल में जी, जी, बिल्कुल। डिस्कस कर लेंगे। जी 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 असद साहब, ये जो वैक्सीन कर रहे हैं आप, तो ये वही वैक्सीन है जो भी की आपने? जी जी, ये वही वैक्सीन है जो हमने अभी लेब्राडोर को की। और अभी हम ये पग को करेंगे। तो ये जो पग को आप कर रहे हैं ये भी प्रेग्नेंट है? जी जी, ये भी प्रेग्नेंट है। ओके, तो इसको तैयार कर लेते हैं। जी, ये है, ये इसमें ये वैक्सीन है। ये पाउडर है यूरिकेन का और ये लिक्विड है। ये रेड जिसका कैप है ये लिक्विड है? जी जी, ये पाउडर है। ये पाउडर पकड़े, मैं ये लिक्विड लूँगा सिरिंज में। और ये मैं इसमें शेक करूँगा। ओके, ये लिक्विड पाउडर की जो बॉटल है इसमें जी। डालने के बाद अच्छी तरीके से शेक कर लेते हैं जी, ताकि ये अच्छी तरीके से एक सोल्यूशन बन जाए। जी जी, solution उसके बाद दोबारा इसको इंजेक्शन में जी 1 ml आती है ये 1 ml। जी, तो ये 1 ml तक आ गई है। कर दूँ? कर दें। जी, ये इसको वैक्सीन हो गई। छोड़ ये सिरिंज पकड़। ये इसको वैक्सीन हो गई। ओके, तो इस तरीके से बआसानी कोई भी व्यूअर वैक्सीन कर सकता है। जी जी बिल्कुल।
एहतियात करना है कि ये स्किन और नीचे गोश्त के दरमियान में लगती है। मकसद ये है कि स्किन के अंदर लगती है, स्किन और गोश्त के दरमियान में, गोश्त में ना लग जाए, ये एहतियात करना है। ऐसे ऐसे करके इसको आपने पहले इसकी स्किन को हाँ, ऊपर सबकट किया दी था, जाती है, इसको ऊपर- सबकट कहा जाता है जी। यूं ऊपर करके उसके बाद जाके जी, इसको जी। वैक्सीन जी, लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी असद भाई, अभी हमने प्रेग्नेंट फीमेल्स को वैक्सीन कर दिया है। अब पपीज़ डिलीवर हो जाते हैं, उसके बाद कौन सी वैक्सीन की जाती है उनको? जी देखें, पपी डिलीवर होने के बाद बायोकेन पपी की 45 डेज़ पे करते हैं। फिर जब वो 21 डेज़, आफ्टर 21 डेज़ हम इसको बायोकेन DHPP करेंगे, ये वैक्सीन कर रहे हैं। 45 डेज़ के बाद जो करते हैं वो 21 दिन बाद, किस 21वें दिन, 20 दिन छोड़ के 45 डेज़ के बाद एक वैक्सीनेशन होती है, उसके 21 दिन के बाद फिर ये वैक्सीन लगाते हैं। जी। जी असद साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को ये लगा के दिखाएं आप पपी को कि किस तरीके से लगाई जाती है। जी बिल्कुल, इसको लगाते हैं, लगा के दिखाते हैं। जी, ये हम इसको इंजेक्ट करेंगे। अच्छा, तरीक़ेकार वही होगा? जी हाँ, तरीक़ेकार वही होगा। तो अक्सर मैंने यही देखा है, लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि कुत्ते के दांत में जहर होता है, तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। आज असद बुरई ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि डॉग को एक बीमारी हो जाती है जिसमें वो पागल होकर काटने लग जाता है, तो उस बीमारी से बचाव के लिए एक इंजेक्शन लगता है, वैक्सीन किया जाता है। और वो बीमारी का नाम असद बुरई साहब? जी, वो उस बीमारी को रेबिस कहते हैं। रेबिस कहते हैं उस उसको। बीमारी से बचने के लिए हम वैक्सीन करते हैं ताकि वो बीमारी डॉग में ना आए। अगर किसी डॉग को ये बीमारी हो और वो आपको काट ले तो आपको नुकसान हो सकता है। इसी वजह से हम अपने तमाम जो भी घर में डॉग रखते हैं उनको वैक्सीन करा लेते हैं ताकि इस तरीके की कोई भी बीमारी उन डॉग को ना लगे। और अगर एक हेल्दी डॉग है, उसको कोई बीमारी नहीं है, अगर वो आपको काट लेता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। काफ़ी ऐसे केसेस देखे गए कि डॉग ने काट लिया और उस शख्स ने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, तब भी वो सही है। ऐसा होता है? जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। एहतियातन इंजेक्शन लगाने चाहिए क्योंकि पता नहीं होता कि रेबिस है या ना है, डॉग में क्या था। स्ट्रीट डॉग काट लेते, पता तो नहीं होता उसमें क्या, उनको वैक्सीन भी नहीं होती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। इसके लिए इंजेक्शन तो लगवाना अच्छी चीज़ है, या ना कि ये नहीं है कि जो है ना कि भाई डॉग में रेबिस नहीं था तो हम इंजेक्शन ना लगाएं। एहतियातन इंजेक्शन लगवाने चाहिए, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है जब तक रेबिस ना हो। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आज। तो ये तो वैक्सीनेशन की बात कर ली हमने असद साहब। अब थोड़ी सी डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि डॉग्स में टिक्स आ जाते हैं, ऊपर इसके टिक्स आते हैं, तो उसके लिए क्या हल है, क्या सोल्यूशन है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी देखें, टिक्स के लिए एक तो ये है कि स्प्रे आते हैं, स्प्रे यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ी मेहनत करें उस पर। उसके अलावा इंजेक्शन भी आती हैं टिक्स की, कि जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उससे टिक्स ख़त्म हो जाते हैं। ये नहीं है कि अगर हमने इंजेक्शन लगाया टिक्स ख़त्म हो गया तो हमने टिक्स वाली जगह पे ही छोड़ा हुआ है उसको, दोबारा टिक्स लगेंगे लाजमी। तो जब तक इंजेक्शन का असर होगा तो वो मरते रहेंगे, उसके बाद फिर जो है वो टिक्स उस पर चढ़ते रहेंगे। तो अपनी जगह को भी साफ़ रखें और टिक्स से बचने का इंजेक्शन भी यूज़ कर। जो ब्रीडर है, ब्रीडर को मैं ख़ास तौर पे राय दूंगा कि वो स्प्रे यूज़ करें। ओके, अब ये आपने बता दिया कि स्प्रे यूज़ करें। अब एक किसी भी शख्स के डॉग को हो गई टिक्स, जी। अब उसने वो टिक्स के एहतियात के लिए स्प्रे उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब जो जगह है वहाँ पे टिक्स मौजूद हैं, तो उसके लिए भी कोई एहतियात होती है? जी हाँ बिल्कुल, देखें जगह पे भी स्प्रे किया जाता है, डॉग को भी स्प्रे किया जाता है। जब डॉग को स्प्रे करेंगे डॉग से टिक्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन जगह पे तो मौजूद होंगे ना, तो जगह पे भी स्प्रे किया जाता है। कुछ ऐसे स्प्रे आते हैं जो सस्ते होते हैं, हम जगह पे इजीली कर सकते हैं, लेकिन वो हम डॉग को नहीं कर सकते। डॉग को फिर उसमें रिस्क होता है डॉग पे करने में, तो फिर डॉग के लिए वो स्प्रे होता है जो सिर्फ डॉग को किया जाता है, वो थोड़ा मैं महंगा होता चाहूँगा है। नाम मेंशन कर दें। जी देखिए, फ्रंट लाइन स्प्रे आता है, वो डॉग्स को किया जाता है। और एक्टोफोन के नाम से एक स्प्रे आता है, पाउडर फॉर्म में होता है, वो हम 1 लीटर पानी में 10 ग्राम लिखा हुआ था, हम 20 ग्राम उसमें मिक्स करके शेक बना के हम जगह पे कर सकते हैं। वो डॉग को ना करें, डॉग के लिए नुकसानदेह। हाँ, नुकसानदेह हो सकता है उसके लिए। अच्छा असद अच्छा असद बुरई साहब, ये बताइएगा, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, 2 तरीके की टिक्स होती हैं डॉग्स में। एक होती है फीवर टिक और एक होती है नॉर्मल टिक जो अपना साइज़ काफ़ी बढ़ा लेती है। तो दोनों टिक्स के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। भी जो आप स्प्रे बता रहे हैं, ये कौन से टिक्स के लिए ज़्यादा बेहतर है? ये सारे टिक्स के लिए बेहतर है, जितनी भी टिक्स है। अच्छा, अगर डॉग को फीवर टिक हो गई है तो अब इसका क्या इलाज है? टिक फीवर देखें टिक फीवर एक अलग है। टिक फीवर टिक्स से ही होता है, जब हम स्प्रे करते हैं तो उससे टिक फीवर होता है। टिक फीवर एक खतरनाक है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो 100% आपका डॉग नहीं है बचने वाला। तो उसके लिए ये है कि टिक फीवर के लिए ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए इंजेक्शन आते हैं। सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, और कोई भी रास्ता नहीं है। आप अगर खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपका डॉग आपके हाथ से जाएगा। यानी वेट से आप मशवरा ले लें, बहुत बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। टिक फीवर एक खतरनाक फीवर है जिसमें
100% डॉग्स की डेथ होती है अगर ट्रीटमेंट ना हो तो। ओके अच्छा, इसके अलावा ये भी बात थोड़ी सी हमने देखी है कि अगर कुत्ते को मीठा खिला दिया जाए तो इससे भी टिक्स बढ़ती हैं। नहीं, ऐसा कोई आज तक मैंने नोट नहीं किया। सुनने में आई है ये नहीं, बात ऐसा कि- कुछ मैंने नोट नहीं किया। होती हो मुझे नहीं है पता, लेकिन टिक्स जनरली है कि इनका सीज़न होता है, गर्मियों में होती हैं और सर्दियों में ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, ये शुगर खिलानी चाहिए कुत्तों को? नहीं खिलानी चाहिए शुगर। नहीं खिलानी चाहिए, क्या नहीं खिलानी थोड़ा सा रीज़न बता दें। मैंने इस चीज़ को नोट नहीं किया कभी कि क्यों नहीं खिलानी चाहिए। वैसे कहते हैं डॉग्स में शुगर लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए उनको शुगर नहीं खिलानी चाहिए। ओके अच्छा, डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि कॉमनली जो डिजीज़ हो जाती हैं डॉग्स के साथ लोग फेस कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा आप मेंशन कर दें ताकि जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनको सपोर्ट मिल सके इससे। जी देखें, सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं, मुझे बोलते हैं कि जी हमारा कुत्ता खाना नहीं खा रहा। खाना ना खाने का मकसद एक ही है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या उसके मादे में इन्फेक्शन है, या फिर उसको बुखार है, या फिर कोई अंदरूनी मसला है उसके साथ, तभी खाना नहीं खा रहा, वरना कुत्ता खाना खाता है। तो उसमें भी मैं यही मशवरा दूंगा कि खुद नहीं कर पाएंगे, मैं बता देता हूँ कि बुखार की वजह से खाना नहीं खाता, मादे में इन्फेक्शन की वजह से खाना नहीं खाता कुत्ता, और क्या कहते हैं मज़ीद लिवर इफेक्ट होने की वजह से खाना नहीं खाता, लिवर में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से ही कांटेक्ट करें, अपने करीबी किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें, उसके पास जाएं। क्योंकि अगर मैं फ़ोन पे गाइड करूँगा, उनको बोलूँगा टेम्परेचर लेकर बताओ, टेम्परेचर नहीं ले सकते वो, तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर टेम्परेचर ले सकते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं टेम्परेचर लेकर बताएंगे, मैं उनको मेडिसिन बता दूंगा उसकी। ओके अच्छा असद भाई, इसके अलावा भी कोई कॉमन डिजीज़ होती है जैसे कि आपको काफ़ी लोग डॉग के हवाले से जानते हैं, तो काफ़ी कॉलें आती होंगी, लोग परेशान हो रहे होते होंगे किसी न किसी अगर डॉग मुब्तला हो जाता है बीमारी में तो आपके साथ डिस्कस करते होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे व्यूवर को ब्रीफ कर दें अगर कोई और बीमारी आपके जहन में है जो कॉमनली डॉग में आ जाती है। जी देखें, ज़्यादातर लोग मुझे कॉल्स करते हैं कि जी हमारे डॉग के जो है बाल झड़ रहे हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। और अब मसला ये है कि बाल झड़ने के दो किस्म होते हैं। एक, बाल झड़ते हैं और वहाँ से उसकी स्किन नज़र आने लगती है, गंजा होने लगता है। देखें, ये होती है, स्कैबिस भी होती है, फंगस होती है, बीमारी होती है, ये इस वजह से होता है। अब एक होता है नॉर्मल बाल झड़ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि गंजा कहाँ से हो रहा है, वो कोट शेड कर रहा होता है। तो कोट शेड करना एक नॉर्मल है, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं उसी तरह डॉग जो है अपना कोट शेड करते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी अगर फंगस या स्कैबिस या ये अपना खारिश वगैरह जो भी होती है तो इसका तो ट्रीटमेंट लाजमी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो व्यूवर्स, आज हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन असद भाई से कलेक्ट की है और वैक्सीन करते हुए भी आप तमाम व्यूवर्स को दिखाया है। इसके अलावा पपीज़ की वैक्सीनेशन किस तरीके से होती है, क्या तरीक़ेकार है, और लास्ट में हमने इनसे एक रिक्वेस्ट की है कि आप फ्राइडे के दिन हमारे व्यूवर्स के लिए ख़ास तौर पे आपने उनको टाइम देना है व्यूवर्स को। तो इन्होंने फ्राइडे का दिन सिलेक्ट किया है और 5 बजे से शाम 5 बजे से 8 बजे तक ये एम्बी ट्रेटर्स में मौजूद रहेंगे। आप तमाम व्यूवर्स से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है डॉग से रिलेटेड, अगर आप अपने डॉग को चेकअप कराना चाहते हैं या वैक्सीन कराना चाहते हैं तो हमारे जो असद बुरई साहब हैं ये आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये एम्बी ट्रेटर्स पे आपको शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक मौजूद मिलेंगे एम्बी ट्रेटर्स पे। ये गोल मार्केट पे जो हमारी एम्बी ट्रेटर्स खालिद भाई की शॉप है, यहाँ पे हमारे असद भाई बैठेंगे और जो भी व्यूवर्स आएगा वहाँ पे उसके डॉग की चेकअप भी कर लेंगे। इसके अलावा अगर किसी को वैक्सीन करानी है तो वो भी इनसे रब्ता कर सकता है वहाँ पे आके। तो इसके साथ साथ असद भाई का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं। जी असद भाई। जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी जुम्मे वाले दिन आता है 5 से 8 बजे तक, तो जुम्मे से पहले हफ्ते के 6 दिन 7 दिन होते हैं, जो भी आना चाहता है पहले मुझे कॉल करके बता दे कि मैं जुम्मे वाले दिन आऊँगा, अपॉइंटमेंट पहले मुझसे ले लें। और जितने भी लोग आएंगे एक बार मुझे एक दिन पहले जुम्मे से कॉल कर लें, ताकि फिर मैं अपना वही माइंड बना के जाऊँगा कितने लोग आ रहे हैं, कितनी मेडिसिन लेकर जानी है, कितनी इंजेक्शन लेकर जानी है, अपनी प्रॉब्लम्स बता के आएँ ज़्यादातर। ओके, यानी कि असद भाई का कहने का मकसद ये है कि आप तमाम व्यूवर्स जो भी आना चाहता है जुम्मे को तो वो पहले अपॉइंटमेंट ले ले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 9273 855। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है। ओके, तो व्यूवर्स एक खुशखबरी आप लोगों को और भी बता देता हूँ कि जो लोग बर्ड से रिलेटेड वैक्सीन वगैरह कराना चाहते हैं तो जुमरात के दिन 5 बजे से रात 9 बजे तक एम्बी ट्रेटर्स पे एक और डॉक्टर मौजूद होंगे। वो आप तमाम व्यूवर्स को फैसिलिटेट करेंगे और बर्ड्स की वैक्सीनेशन वगैरह भी करेंगे वहाँ पे। और
तो बर्ड्स की ट्रीटमेंट के लिए जुमरात के दिन शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक एक डॉक्टर एमबी ट्रेडर्स पे मौजूद है। आप तमाम व्यूवर्स को ये खुशखबरी भी बतानी थी। और असद भाई जो है वहाँ पे जुम्मे के दिन 5 बजे से रात 8 बजे तक मौजूद होंगे। जो भी डॉग्स रखते हैं, ट्रेनर हैं, जो भी शायकीन दोस्त डॉग्स रखते हैं, वो जुम्मे के दिन एमबी ट्रेडर्स पे आ सकते हैं और वैक्सीन भी करेंगे ये वहाँ पे, साथ में चेकअप भी कर लेंगे डॉग का। तो लोकेशन आपको बता देता हूँ एक दफ़ा, जिन लोगों को नहीं पता एमबी ट्रेडर्स की, ये नाज़िमाबाद गोल मार्केट पे शॉप है और ये है खालिद भाई का कार्ड। अगर किसी को लोकेशन समझ में नहीं आती तो वो असद भाई को भी कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा खालिद भाई का कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं, बर्ड से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं कि आप तमाम व्यूवर्स इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएंगे और ये जो हमने एक नया सिलसिला जारी किया है आप तमाम व्यूवर्स को फैसिलिटेट करने का, कि अगर कोई व्यूवर परेशान होता है कि डॉग को बीमारी हो गई क्या करें, तो असद साहब की भी हमने खिदमत आप लोगों के लिए ली है और उम्मीद करता हूँ इससे आप लोग तमाम व्यूवर्स फ़ायदा उठाएंगे। जी असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी व्यूवर्स आपसे कोई भी कांटेक्ट करता है और किसी भी तरीके की परेशानी में डॉग से रिलेटेड, तो आप उसको बेहतरीन से बेहतरीन गाइड देंगे अपने तौर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी की पूरी कोशिश होती है कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन उनको जो है ना गाइडलाइन दूँ, समझाऊँ, उनको करूँगा। व्यूवर्स के लिए प्लीज़, जितने भी व्यूवर्स हैं, आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं और जो आप मुझे डॉग्स की वीडियो भेजते हैं, जर्मन शेफर्ड पपीज़ की वीडियो भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं कि जी ये कैसा है, ये कितने का है, मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि मैं कुछ भी गाइड नहीं करूँगा उस बारे में, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रोज़ी रोज़गार है। मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगा कि ये बुरा है, ये अच्छा है। आप अपनी मर्ज़ी से देखें, अपनी पसंद से पसंद करके लें। तो व्यूवर साथ साथ असद बुरई साहब को मुबारकबाद भी दे देते हैं कि 2019 का जो डॉग शो है वो असद बुरई साहब का एक डॉग विन किया था, जर्मन शेफर्ड। बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आप लोगों को भी मुबारक हो। आप लोगों की मोहब्बत से मेरी हौसला अफजाई होती है और फिर मैं और मेहनत करता हूँ और जाकर विन करता हूँ शो। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। मेरी एक जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल थी, वो ओपन क्लास शो में फर्स्ट आई, ओपन क्लास में विन किया है, और जो मेरा मेल था वो यूथ में उसने शो विन किया है। ये मेरे जर्मन शेफर्ड की फीमेल है और ये जर्मन शेफर्ड मेल है। ये ओपन क्लास V1 लगी है और ये भी ओपन क्लास V1 लगा है। तो जिस तरह लास्ट टाइम मेरा 2019 में जो डॉग शो हुआ था उसमें भी मैंने विन किया था, उसी तरह इस डॉग शो में भी अल्लाह के करम से मैंने विन किया है। और ज़रूरी नहीं है कि जो सारे के सारे डॉग विन करें या जो डॉग रह जाते हैं पीछे वो बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। देखें, रेस में अगर घोड़े उतरते हैं तो घोड़ों में से किसी एक ने विन करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे घोड़े हैं वो ख़राब हैं या ठीक नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेहनत पे डिपेंड करता है। और 2019 में भी अल्लाह ताला ने मेरा नसीब अच्छा किया कि मैं मेरे डॉग्स ने विन किया। और ये 2020 का शो है लेकिन 3 दिन पहले हुआ है और इसमें भी मैंने विन किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है और आपके लिए मेहनत करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी असद भाई। जी, ये मेरे पास जो मेल था अमेरिकन बुली का बॉय, तो ये उसी का बच्चा है, अपनी ब्रीडिंग का है मेरी। इसको मैं तैयार कर रहा हूँ अपने लिए। अच्छा। तो मैंने कहा ये भी व्यूअर्स को दिखा दूँ। ये भी तकरीबन 5 से 6 महीने का है। 5 से 6 माह का है ये अभी। जी असद भाई साहब, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, व्यूअर्स के लिए पैगाम है कि जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो कैमरा के पीछे खड़े हुए हैं ये धूप में, गर्मी में, सर्दी में रोडों पर आपके लिए मेहनत करते हैं। और अपने फॉलोअर्स से टिकटॉक के अपने फॉलोअर्स को भी मैं कहूँगा कि मैं नीचे चैनल मेंशन कर रहा हूँ, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल, वहाँ जाएँ, मज़ीद मेरे डॉग्स की वीडियो देखें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलें, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स के लिए। हमने डॉग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, आज असद बुरई की खिदमत हासिल की और आप तमाम व्यूवर्स को एक ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन देनी चाह रहे थे कि यहाँ पे अक्सर लोगों को पता नहीं होता वैक्सीन किस तरीके से होती है, कौन सी वैक्सीन की जाती है। तो नए शायकीन दोस्त जो भी हों वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो इसी वजह से आज ये हमारा टॉपिक था कि डॉग की वैक्सीनेशन के ऊपर वीडियो बनाई जाए और आप तमाम व्यूवर्स को ये बताया जाए कि वैक्सीन किस तरीके से की जाती है, डॉग की केयर किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन सी कॉमनली बीमारियाँ आती हैं। इसके अलावा हमने आज इस वीडियो में एक बात और आप लोगों को मेंशन कर दी
कि एक दिन हमने डिसाइड किया फ्राइडे का, इस दिन हम असद बुरई साहब को MB ट्रेडर्स पे रिक्वेस्ट किए कि वहाँ बैठिए, आप तमाम व्यूवर्स को फैसिलिटेट करें। जो भी व्यूवर्स परेशान हैं या कोई भी उनको डॉग में डिजीज़ आती है या कुछ भी परेशानी होती है, तो असद बुरई साहब वहाँ पे बैठ के आप तमाम व्यूवर्स को डील करेंगे। तो इसके अलावा एक मैंने जैसा कि अभी वीडियो में मेंशन किया है कि बर्ड्स के हवाले से अगर कोई व्यूवर परेशान है कि वैक्सीन किस तरीके से होती है, तो इस काम का भी हमने आप लोगों के लिए एक डॉक्टर अरेंज किया है और जुमरात के दिन इससे रिक्वेस्ट की है कि आप तमाम व्यूवर्स के लिए वो MB ट्रेडर्स पे वहाँ पे बैठे और आप तमाम व्यूवर्स को फैसिलिटेट करें। और एक दिन ये डिसाइड किया जुमरात के दिन बर्ड्स के हवाले से जो है डॉक्टर बैठेगा MB ट्रेडर्स पे, जुम्मे के दिन डॉग के हवाले से असद बुरई साहब वहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये दो खुशखबरी भी हैं आप तमाम व्यूवर्स के लिए। इसके अलावा और ये जो आज वीडियो बनाई है, इसका मकसद यही था कि वैक्सीनेशन से मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।